अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीरो बैलेंस के ऊपर जनता के खाते खुलवाने का काम किया, उनको सुरक्षित करने का काम किया। और वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि इन खातों की विशेष रूप से जांच कराई जाएगी कि किसके खाते में किसकी जमा पूंजी कितनी पड़ी है। हमारे जो मकान हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आज हम नौकरियां करने के लिए शहर में आ गए हैं, और शहर में नौकरी करते इतना समय हो जाता है कि हम हमारा एक मकान शहर में बना लेते हैं। लेकिन वो इसका सर्वेक्षण कराएंगे कि अगर हमारा एक मकान शहर के अंदर है और दूसरा हमारा पैतृक मकान गांव के अंदर है, तो उसको भी छीनकर मिनोरिटी को दे दिया जाएगा। कि जो नौकरी पेशा करने वाले हमारे माता पिता हैं, जो कि अपने बच्चों के नाम पर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडीआं बनाते हैं और बैंकों के अंदर सुरक्षित करते हैं कि अगर भगवान ना करे किसी माता पिता को कुछ हो जाए तो उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो उनके भविष्य और उनके बच्चों के फ्यूचर को भी उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वो इन एफडीओ की भी जांच कराएंगे। मतलब कि जो माता पिता सारी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां देने का काम किया, वो उन बच्चों के माता पिता द्वारा उनके भविष्य को सुरक्षा के लिए रखी गई एफडीओ की भी जांच कराएंगे। और उनका तो विशेष रूप से ये कहना भी है कि जैसे उनकी सरकारों द्वारा पहले किया गया कि आम जनता से उन्होंने विशेष रूप से, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें 18% अपनी इनकम का हमें सरकारी खाते में जमा करवाना ही पड़ता था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती थी। और ये जो धन है, ये किसका धन कितने सालों तक सरकार के पास रहेगा, ये भी सरकार द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। और सरकार ये निर्धारित करती थी कि किसको धन कितने समय में वापस देना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीरो बैलेंस के ऊपर जनता के खाते खुलवाने का काम किया, उनको सुरक्षित करने का काम किया। और वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि इन खातों की विशेष रूप से जांच कराई जाएगी कि किसके खाते में किसकी जमा पूंजी कितनी पड़ी है। और उन्होंने घोषणा पत्र में विशेष रूप से जो बात करी, उन्होंने कहा है कि हम मिनोरिटी और देश के जो बहुसंख्यकवाद है उनकी जगह अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से ये कहा है कि जो हमारा आरक्षण है, हमारे बीसी समाज का जो आरक्षण है, हमारे एससी समाज का जो आरक्षण है, उसमें से काटकर 15% का जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। तो ये किस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और क्या वो देश को कहां खड़ा करना चाह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो जनता भली भांति समझ रही है कि वो किस बात को, और उनकी घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से जिस अल्पसंख्यक की बात करी जा रही है वो अल्पसंख्यक कौन है। आज जब वो बात करते हैं कि हमारे स्त्री धन की, जो स्त्री का अधिकार है, उसको छीनकर भी वो उन लोगों में बांट देना चाहते हैं जिनकी वो तुष्टीकरण की हमेशा से राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एससी एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 50% की जो सीमा है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और इसको खत्म करके आरक्षण वो बांटने का काम किसको करेंगे, अल्पसंख्यकों में ये आरक्षण को बांटने का काम करेंगे। और ये बात जो उन्होंने 5 अप्रैल के जो अपने घोषणा पत्र में जारी की, उन्होंने विशेष रूप से एक बात लिखी है कि हिंदुस्तान में 50% की आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% की आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी हमारी मिनोरिटी की है, और 5% आबादी है वो गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दे तो 90% से ज्यादा की जो आबादी है वो इन लोगों की बनती है। तो इसमें से कोई भी जो है, अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, इंडस्ट्रियों को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें,
तो उसमें से कोई भी इन कंपनियों के अंदर, इन इंस्टीट्यूशनों के अंदर, उन संस्थाओं में दिखाई नहीं देते। देश का जो वो एक्सरे करना चाहते हैं, वो विशेष रूप से उन्होंने लिखा कि वो हमारे इंस्टीट्यूशनों की, हमारे मेडिकल की, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, जो विशेष रूप से इनका सर्वे करवाएंगे। और सर्वे के अंदर वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें माइनॉरिटी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और जो ये 15% आरक्षण माइनॉरिटी को दिलवाना चाहते हैं, ये उनका हक समझते हैं और ये हक वो उनको दिलवा के रहेंगे। उसके बाद ये जो कांग्रेस ने जो ये एजेंडा है, ये उन्होंने लिखित रूप में भले ही 5 अप्रैल को जारी किया, लेकिन कांग्रेस की जो ये पटकथा है, ये पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जब राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में हाल ही में जब एक रैली की, तो उसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए एक व्यापक आर्थिक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को 2014 को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जितनी आबादी माइनॉरिटी की है, और नारे के साथ इस बात का उन्होंने जिक्र करवाया था कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पता लगाने के लिए एक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए वो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसके अंदर उन्होंने विशेष रूप से पर्टिकुलर किसको टारगेट किया, किसके लिए वो आरक्षण मांग रहे हैं, किसके अंदर वो हमारे जो 90% की हमारी आबादी का देश है, उसकी वो संपत्ति छीनकर इन लोगों में बांटना चाह रहे हैं। जिस संपत्ति के अंदर जो पहले उन्होंने बिल लेके आए, उसमें तो सिर्फ उन्होंने ये किया कि 18% हमें हमारी इनकम का जमा करवाना है उनकी सरकार में, लेकिन यहां इस बार तो उन्होंने लिखित रूप में ये चीजें दे दी कि वो हमारी महिलाओं के मंगलसूत्र तक का सर्वे करवाएंगे, और अगर किसी के पास ज्यादा भारी मंगलसूत्र पाया जाता है तो क्या वो उस मंगलसूत्र को छीनकर माइनॉरिटी को देने का काम करेंगे। ये जो उनकी मानसिकता, ये जो वो सदा से उनका परिवार करता आया तुष्टीकरण की राजनीति, ये उसका जीता जागता उदाहरण है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जारी किया है। इसका भी मैं विशेष रूप से, ये मैं कोई कहने के लिए बात नहीं कर रही, ये लिखित रूप में है कि सन 1963 के अंदर एक कानून के लिए इन्होंने बात करी, जिसको उन्होंने सन 1974 के अंदर लागू किया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 18% व्यक्ति को अपनी इनकम का सरकार के अंदर 3 से लेके 5 सालों के लिए जमा रखना पड़ता था। एक आम व्यक्ति, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसकी 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह है, वो अपने परिवार को भी चलाता था और 18% उसको 3 से 5 सालों के लिए सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी काम करना पड़ता था। और अगर ऐसा कोई ना करवाए तो उसके ऊपर वो लीगल कार्रवाई करने का काम करते थे। इस तरह से उन्होंने पहले भी जनता को लूटा है, और अब उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है कि वो कैसे आगे जनता को और लूटने का काम करेंगे, कैसे वो हमारे परिवारों की एफडीआं तोड़कर सरकार के खजाने में जमा करवाने का काम करेंगे। मतलब उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टि है, वो किसके ऊपर है? हमारे देश की संपत्ति के ऊपर। उसको हड़पने के लिए उनकी नीतियां हैं, उसको खत्म करने के लिए उनकी नीतियां हैं, लेकिन देश को हमने आगे कैसे बढ़ाना है, देश को हमने आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए उनके पूरे मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज जनता बड़ी समझदार है, जनता को सब पता है और जनता अच्छे से जानती है कि 2014 से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद आज हमारा देश कहां खड़ा है। आज हमारा देश बात करता है G20 की, आज हमारा देश बात करता है भारत वंदे ट्रेन भारत में बनने की, आज हमारा देश बात करता है 100 सेना के लिए फाइटर जेट प्लेन खरीदने की, आज हमारा भारत बात करता है धारा 370 हटने के बाद एक जो शांति स्थापित हुई है उसकी, आज हमारा भारत बात करता है कि कैसे हमारा युवा हर चीज को बनाने वाला बने। आज हमारा देश बात कर रहा है
वोकल फॉर लोकल की। आज हमारा देश बात कर रहा है कि कैसे जो पहले 2014 से लेके अब तक एक टारगेट लिया गया था कि 3 लाख हमने लखपति दीदी बनानी है, उसमें से उस टारगेट को कितना अचीव नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और हमारा देश आज लखपति दीदी के नाम से हमारी बहनें जानी जाती हैं। आज हमारा देश उस चीज की बात करता है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया, ये कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के द्वारा रैलियों के अंदर जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बताया, मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को आपके बीच में रखा है कि कांग्रेस आने वाले समय में उसका जो टारगेट है वो क्या है। कांग्रेस आने वाले समय में हमारे देश को कहां, जो देश है उसको कहां लाकर खड़ा करना चाहती है, उसकी बात कर रहा है। मुसलमानों के देश के संस्थानों पर पहला हक, हमारे मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर। ये उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान था। ये अचानक आया हुआ बयान नहीं था। ये जो उनके द्वारा, उनके जो परिवारों के द्वारा देश को बांटने की नीतियां उनके सिस्टम से चल रही हैं, उनके समय में चलती आ रही हैं, ये उनके, मैं आपको डेट के साथ और सन के साथ बता रही हूं कि उनके द्वारा, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पे कहा गया है, ये उसकी बात कर रही हूं मैं। मुसलमानों के देश के संस्थानों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह जी का बयान, ये हम सब ने देखा था। उसमें उन्होंने विशेष रूप से क्या कहा था कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में अलग से 15% का आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से आरक्षण दिया गया। धर्म परिवर्तन करने पर भी जो SC ST समाज के लोग अगर अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं तो उनको जो SC ST की सुविधाएं हैं वो अलग से मिलनी चाहिए। और जो मुस्लिम होने के नाते वो जिस आरक्षण की बात मनमोहन सिंह जी द्वारा की गई उसको वो अलग से मांग रहे हैं। और हमारे ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसको खत्म करके उसमें भी 6% का जो आरक्षण है वो भी वो माइनॉरिटी के लिए उन्होंने लिखित रूप में कहा है। दूसरा बयान, मुसलमानों को संस्थानों पर पहला हक देना, सिर्फ ये बयान नहीं आया था, ये दिसंबर 2006 में दिल्ली के अंदर लिखित रूप में कहा गया था। ये जो, और इसकी सिफारिश करने वाले कौन थे? उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने इस बिल की सिफारिश की थी और इस बिल को वो पास करके हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार हैं 90% की आबादी के, उनको छीनने के लिए जो उनका पहले दिन से एजेंडा है, जिस एक पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर एक कास्टिज्म के लिए, वो आप सबके बीच में है। यह विचार कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है और गरीबों और इनके जो रिहायशी इलाके हैं, हमारे जो मकान हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आज हम नौकरियां करने के लिए शहर में आ गए हैं और शहर में नौकरी करते इतना समय हो जाता है कि हम हमारा एक मकान शहर में बना लेते हैं। लेकिन वो इसका सर्वेक्षण कराएंगे कि अगर हमारा एक मकान शहर के अंदर है और दूसरा हमारा पैतृक मकान गांव के अंदर है तो उसको भी छीनकर मिनोरिटी को दे दिया जाएगा। मतलब कि जिस मेहनत की, खून पसीने की कमाई से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी संपत्ति को सहेज के रखा है, वो उसको भी छीनकर उनके के अंदर बांटने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। और जो ये इनका मैनिफेस्टो आया है, ये इनका लिखित रूप में मैनिफेस्टो आया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है अंग्रेजी में, क्योंकि सारे अंग्रेज है ना इस पार्टी में, तो इसलिए मैनिफेस्टो भी अंग्रेजी में जारी किया गया है। तो हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेजी में मैनिफेस्टो के अंदर जो उन्होंने जारी किया वो आप क्लियर रूप से पढ़ सकते हैं और बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने जो लिखा है वो मैनिफेस्टो का हिस्सा है।
जिसका हिंदी अनुवादन मैंने आपको बताया है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मैनिफेस्टो पढ़ना यह हमारे सबके बस का नहीं होता, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, जिसको मान्यता पूरे देश ने दे रखी है। लेकिन अभी तक उनके थोड़ा समझ में कम आता है, तो इसलिए, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी थोड़ी समझ मेरे को लगता है कम आती है, इसलिए मैनिफेस्टो भी इंग्लिश में जारी किया गया है। तो ये उनके लिखित पॉइंट है जो मैंने आपको हिंदी के अंदर बताए हैं कि वो माइनॉरिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, और हमारे महिलाओं के स्त्री धन को कैसे छीनकर वो बांटना चाहते हैं, हमारे पैतृक मकानों को हमसे छीनकर कैसे वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। ये उन्होंने आज पहली बार है, ये तो उनका लिखित रूप में आया है मैनिफेस्टो में, लेकिन ये पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये काम किया था, ये वो आज पहले से भी करते आए हैं, और उनकी जो विचारधारा है, जो उनके खून के अंदर है, वो है देश को बांटना, देश को खंडित करना, और इस खंडन को और मजबूती से कैसे खंडित करेंगे वो, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बताया है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस मैनिफेस्टो को, हिंदी का इसका प्रारूप आप सबके बीच में मैंने बताया है। तो मैं सबसे अनुरोध भी करूंगी कि इस मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि जनता को भी पता लग सके कि कांग्रेस उनके लिए क्या सोच रही है, कांग्रेस कैसे उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए काम कर रही है, कांग्रेस ने कैसे हमारी जमा पूंजी को मिनोरिटी के अंदर बांटने के लिए पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है, कांग्रेस ने कैसे हम महिलाओं के स्त्री धन को छीनकर मिनोरिटी के अंदर बांटने का काम के लिए पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ये मैनिफेस्टो और इसका हिंदी अनुवाद पब्लिक के बीच में जाए, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं जो हिंदी से प्यार करते हैं, और जो हिंदी में पढ़ना, हिंदी में समझना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदी का अनुवाद मैंने आप सबके बीच में रखा है। तो कृपया मेरा आप सबके से ये अनुरोध है, और आप, क्योंकि आपको कहने के लिए स्तंभ नहीं कहा जाता, आप वाकई हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, जिनको पब्लिक सुनती है, जिनको पब्लिक मानती है, और जिनके ऊपर पब्लिक पूरा भरोसा करती है। और पब्लिक को पता है कि जो आपके द्वारा कहा जाता है वो इस ऑथेंटिक जानकारी के मुताबिक कहा जाएगा। ये उन्हीं के मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं जो मैंने विशेष रूप से आपके बीच में रखे हैं, और विशेष रूप से जो उन्होंने वर्गीकरण करने के लिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर रिटर्न में लिख रखा है, मैंने उसी मैनिफेस्टो की आपके अंदर बात करी है। आप सब इस मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी है, बीजेपी है, सब जारी करती है, तो मैनिफेस्टो में लिखा होगा मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र, ये दो विषय होते हैं। कांग्रेस ने जारी किया है मैनिफेस्टो, और भारतीय जनता पार्टी जारी करती है संकल्प पत्र। और भारतीय जनता पार्टी के 2014 के संकल्प पत्र की अगर हम लोग बात करें, तो संकल्प पत्र का मतलब होता है कि जो हमने हमारे देश के लिए संकल्प लिया है कि हमने इसको पूरा करना है। समय लगता है। राम मंदिर को बनाना भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा था, जो 500 साल पुराना हमारा एक, हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसको हमें बचाना था। धारा 370 हटाना, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं को सशक्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर था, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया। और हमारी लखपति दीदी सिर्फ बढ़ाई नहीं, सिरसा के अंदर 3 बड़ी उदाहरण है। एक ड्रोन जिसकी कीमत 20 से 22 लाख रुपए है, वो हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ड्रोन देने का काम, और उनको ड्रोन दीदी बनाने का काम, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी का था, जो उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र के अंदर कहती है वो करती है। आज
मैं वही आपको कहना चाह रही हूं कि हरियाणा के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगेगी, ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था, कहा नहीं था। प्रॉपर्टी का सर्वे भी करवाया था, वो भी अभी तक नहीं पूरा हो पाया, अभी तक लोग भुगत रहे हैं। आपके सारे सवाल सिर मत्थे, लेकिन मेरा जवाब भी अगर आप सुनेंगे शायद आपको अगला सवाल करने का मौका ना मिले या आपको जरूरत ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के ने ही जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हमारे युवा हमारे पैरों पर खड़े हों और हमारे युवा नौकरी करने वाले ना बने, हमारे युवा नौकरी देने वाले बने, ये विजन नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको साक्षात रूप देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे हरियाणा के अंदर ये विशेष रूप से रहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची हरियाणा के अंदर संभव नहीं है, लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां आज लग रही हैं, ये हरियाणा सरकार ने करके दिखाया। और जहां तक बात है कि हमारे और काम कितने करने वाले हैं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज तक एक भी अपना विषय पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल 9 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे जो देशों के विकास के लिए बात थी, जो भारत के विकास की बात थी, उन मुद्दों को फर्स्ट प्राथमिकता देते हुए उन संकल्प पत्रों को जो उन्होंने अपने संकल्प के लिए किए, उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया और आगे भी इन संकल्पों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये जनता का विश्वास है। इसीलिए जो हमारे कार्य शुरू किए गए हैं, उनको कार्यों को शुरू करने के लिए भी थोड़ा समय लगा, क्योंकि ये व्यवस्था बदलने की बात है और जब व्यवस्था हम एक घर से दूसरे घर में भी शिफ्ट हो जाए तो हमें पूरा समय लग जाता है। तो ये व्यवस्था तो 70 सालों से बिगड़ी हुई थी, 70 सालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए टाइम लगेगा। ये प्रॉपर्टी का सर्वे भी जनता की आवाज पर हुआ, ताकि जिन्होंने नाजायज प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं उनको सही स्थान मिल सके, उनका सही उपयोग हो सके और जिनकी वो प्रॉपर्टी है उनको उनका सही अधिकार मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।